हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल? बढ़िया। सर डेली डेली ऐसे ही पूछते हो आप, कुछ तो चेंज करो यार। क्या करना है चेंज करके? आपको पता है तो आपके स्टार्टिंग में 10 सेकंड तो मुझे पता है काट देते होंगे, है ना। चलिए सर, छोटे बात। हम लोग बात कर रहे थे कहीं ना कहीं कूलाम के नियम के बारे में, और कूलाम के नियम में मैंने कैपिटल के कूलाम का नियतांक पढ़ा, एप्सिलॉन विद्युतशीलता पढ़ी, सापेक्षिक विद्युतशीलता पढ़ी। कूलाम का नियम मुझे परिमाण बताता है बल का, ये भी पढ़ा। बल की दिशा कहाँ से मिलेगी, ये भी पढ़ा। बात समझ में आ गई? आज हम पढ़ेंगे बच्चों कूलाम के नियम में जो बल मुझे मिलता है उस बल की क्या खासियत है, उस बल से संबंधित कुछ बिंदु कैसे कैसे। बात समझ में आ रही? चलिए सर स्टार्ट करते हैं और हेडिंग डालते हैं। कूलाम के नियम में जो बल मिलता है सर उसे बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो सबसे पहली बात तो ये, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। स्थिर वैद्युत बल। बात समझ में आई? सिंपल सी बात, जो आवेशों के मध्य बल लग रहा होता है, जिसको मैं कूलाम के नियम से कैलकुलेट कर रहा हूं, उसको क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युत बल बोलते हैं। ठीक है? अरे अरे ध्यान इधर इधर, ठीक है? पेन कॉपी नहीं निकाले क्या? अच्छा मैंने बोला नहीं तो तुमने निकाली भी नहीं, निकाल लो यार। ध्यान बोर्ड पर लगाओ और कान मेरी आवाज पर। समझ गए? चलिए सर आए वापस से। तो बच्चों मेरा आज का टॉपिक है स्थिर वैद्युत बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। स्थिर वैद्युत बल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। हाँ जी सर, स्टार्ट करें? पक्का? तैयार हो? बिल्कुल ध्यान यही है ना। चलिए फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं सर। पहला पॉइंट, यह संकेंद्रीय बल है। यह केंद्रीय प्रकृति का बल है। कैसा बल है सर? केंद्रीय प्रकृति का बल है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो बल होता है ना बच्चों, ये आवेशों के केंद्र पर आरोपित होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह बल हमेशा आवेश वितरण पे नहीं, आवेशों के केंद्र पर, आवेशों के केंद्र पर आरोपित होता है। ठीक है? सेकंड पॉइंट, पहला बल समझ में आएगा। यह बल कैसा है? कैसा है? केंद्रीय प्रकृति का बल है। केंद्रीय प्रकृति का बल मतलब भाई ये हमेशा केंद्र पर, मतलब समझो अगर कोई ऐसी बॉडी है, इसके यहाँ पर सरफेस पर ऐसे आवेश बिखरा होगा, ठीक है? इस पर बल निकालोगे तो आप इस पर ऐसे नहीं आएगा कि इस पर अलग लग रहा है, इस पर अलग लग रहा है, इस पर अलग लग रहा है, नहीं, बल आएगा इसके केंद्र पर, इस आवेश के केंद्र पर, मतलब इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं। बात समझ में आई है? तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति का फोर्स है। कैसा? केंद्रीय प्रवृत्ति का फोर्स। बात समझ में आ गई क्या? पक्की बात है? चले आगे। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट, कूलाम का नियम जो बल हमें देता है वो बल ओनली दो बॉडीज के बीच में संक्रिया को दर्शाता है। देखें, यह बल केवल दो वस्तुओं की संक्रिया है। दो वस्तुओं की संक्रिया मतलब आप इस बल को केवल दो वस्तुओं के बीच में, दो आवेशों के बीच में ही कैलकुलेट कर सकते हो। अगर दो से ज्यादा हो गए तो वहां पर एक साथ आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल की गणना नहीं कर पाओगे। मतलब अगर मैं आपसे बोलता हूं ये Q1 है, ये Q2 है और यहाँ पर एक और है Q3, ठीक है, तो ऐसा नहीं इन तीनों के बीच में बल आप एक साथ इससे निकाल सको, नहीं, ये केवल दो बॉडीज के बीच लगने वाला बल है। मतलब Q1 और
चीज का बल निकालना है तो आप इस गुणांक के नियम को या स्थिर वैद्युत बल को निकाल सकते हैं। बात समझ में आई? आप इन तीनों केस को एक साथ नहीं लेकर के चल सकते। तो ये केवल दो वस्तुओं की संक्रिया है, केवल दो वस्तुओं की। अगर दो से ज्यादा है तो मुझे कुछ और नियम लगाना पड़ेगा, मैं इससे नहीं निकाल सकता। बात क्लियर हो गई क्या सर? पक्की बात है ना? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है सर, नेक्स्ट पॉइंट है सर, ये है चूंकि यह व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है, अतः यह संरक्षी बल है, अतः यह संरक्षी बल है। कैसा बल है सर? संरक्षी बल। संरक्षी कैसे होता है बच्चों? 11th में आपने पढ़ा होगा कि डिस्टेंस, कोई फोर्स यदि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम का मतलब व्युत्क्रम अनुपाती होना चाहिए, वर्ग मतलब जो दूरी है, जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हो आप, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के, उसके वर्ग के व्युत्क्रम अनुपाती हो, उसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। ठीक है, अगर कोई ऐसा बल है तो वो कैसा होता है? संरक्षी बल होता है। संरक्षी तो समझते हो ना? संरक्षी तो समझते हो ना? समझते हो ना? 11 में पढ़ा है भाई, ऐसा बल जिसके इफेक्ट में किया गया कार्य केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, रास्ते पर डिपेंड ना करे, उसको मैं संरक्षी बल बोलूं। याद है ना? कंजर्वेटिव फोर्स है ना, तो याद रखना। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है, वो भी तो दो आवेशों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, इसका है ना? तो इसका मतलब ये भी कैसा है? संरक्षी बल है। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रम वर्ग के नियम का जो बल पालन करते हैं वो संरक्षी बल होते हैं। बात समझ में आ रही है? पक्की बात है क्या? चलिए आगे चले। देखिए बच्चों, फोर्थ पॉइंट होता है सर, स्थिर वैद्युत बल निकालने के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान परिकलित करने के लिए, परिकलित समझते हो ना? कैलकुलेट, गणना, परिकलित करने के लिए सुदृढ़ हो जाती ज्यादा, करने के लिए दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, दोनों आवेश क्या होने चाहिए? स्थिर होना आवश्यक है। या ये बात तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था कि स्थिर वैद्युतिकी केवल स्थिर आवेश से डील करेगा, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है कि जब स्थिर वैद्युतिकी का कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं तो वो डील भी किससे कर रहा होगा? स्थिर आवेश से कर रहा होगा। ठीक है, देखिए बच्चों नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, फिफ्थ और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, के लिए सत्य। किसके लिए सत्य है सर? बिंदु आवेश। मतलब आप बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज की बात नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं बोल सकते कि तो ये बॉडी है, ए की ये बॉडी है, इन दोनों के बीच में बल लगाओ तो आप बोल दो सीधे सीधे कि K1 Q2 अपॉन में R²। नहीं, इन बॉडीज के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये बड़ी बॉडी है, ये बिंदु आकार की नहीं। आप ये फॉर्मूला केवल कब लगा सकते हो सर? जब बिंदु आकार की बात होगी। किसकी बात होगी? बिंदु आकार की बात होगी। बात समझ में आ रही है सर? अब कोई भी चीज बिंदु आकार दो तरीके से हो सकती है सर। क्या? या तो उसका खुद का आकार ही बिंदु आकार हो, या तो वस्तु बिंदु आकार की हो, या तो ये हो सेकंड पॉइंट, या वस्तुओं या आवेशों का आकार
आवेशों का आकार दूरी की तुलना में नगण्य है, दूरी की तुलना में नगण्य। कहने का मतलब क्या है सर, अगर मेरे पास में एक आवेश है, बॉडी है ए जिस पर आवेश है कुछ, ठीक है, और एक और बॉडी है बी जिस पर भी कुछ आवेश है, ठीक है। इसकी रेडियस है सर आर ए, इसकी रेडियस है सर आर बी, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है सर स्मॉल आर, है ना। कहने का मतलब है हमारा कि सर दोनों आवेश बिंदु आकार के होने चाहिए, पॉइंट साइज के होने चाहिए, ठीक है। बच्चों अगर मैं इन दोनों को बहुत दूरी पर रख दूं, मान लो मैं यहाँ हूं और कोई बहुत बड़ी चीज है जो बहुत दूर रखी हुई है, तो यार जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर होगी उसका साइज मुझे उतना ही छोटा नजर आएगा, है ना। तो अगर कोई बड़ी चीज है तो उसको बहुत दूरी पर रख दो, और बहुत ज्यादा दूर रखोगे तो मुझे पॉइंट साइज की ही तो नजर आएगी, है ना। इसका मतलब उसका जो साइज है ना उसकी तुलना में हमारे बीच की दूरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, जिससे कि वो मुझे नजर भी पॉइंट की तरह आए। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब सर अगर बी से मैं ए को देखता हूं, ये दूरी बहुत ज्यादा है, तो बी को एक पॉइंट की तरह दिखेगा, और ऐसे ही ए को भी पॉइंट की तरह दिखेगा। तो अब इनको एक्चुअल में तो पता ही नहीं है कि ये कितने बड़े, इनके लिए तो ये दोनों पॉइंट साइज के हैं, बिंदु आकार के हैं, और अब मैं ये वाला नियम लगा सकता हूं। बात समझ में आई है ना। तो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है सर कि आर ए ये बहुत बहुत कम होनी चाहिए दूरी से, और आर बी ये भी बहुत कम होनी चाहिए दूरी से। बात समझ में आ रही है। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बिंदु आकार के हो जाएंगे। दोनों की ही जो त्रिज्या है वो दूरी की तुलना में बहुत कम होनी चाहिए, जिससे कि उनका आकार दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो जाए। बात समझ में आ रही है, पक्की बात है, बोलो सारे पॉइंट समझ में आएंगे। देखिए एक बार क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज थी सर। पहली बात तो ये जो कूलॉम के नियम में जो बल है ये केंद्रीय प्रकृति का बल है, ठीक है। दूसरी बात ये केवल दो वस्तुओं की संक्रिया है ना। तीसरी बात यह संरक्षी बल है। चौथी बात ये तभी लगा सकते हो जब दोनों आवेश स्थिर हो, ठीक है। और लास्ट पांचवी बात ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ये केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य। बात समझ में आई क्या, पक्की बात है। चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करें और नोट करें जो भी चीजें बोर्ड पर लिखी हुई हैं। हाँ जी सर, नोट कर लिया, मिटाएं, चलें। चलिए तो बच्चों ये तो बात हो गई कूलॉम के नियम की सीमाएं या उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, ठीक है। बच्चों ये जो बल होता है ना जो कूलॉम के नियम से हम निकाल रहे हैं, ये एक पॉइंट पढ़ा है हमने इसके संबंधित बिंदुओं में कि ये केवल दो वस्तुओं की संक्रिया है ना। मतलब केवल दो आवेशों के बीच का बल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगा सकते हैं। Q1 और Q2 की बात करेंगे तो आप बोल सकते हो K Q1 Q2 अपॉन में आंसर इज द फोर्स बिटवीन बोथ, ठीक है। लेकिन बच्चों जरूरी नहीं है ना कि मेरे पास हमेशा दो ही आवेश रहेंगे सिस्टम में, ये जरूरी तो नहीं है ना। तो दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना। तो उसी के लिए बल कैसे निकाला जाता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर बहुल आवेशों के मध्य बल। बहुल आवेशों के मध्य बल। इसी को एक और नाम देते हैं सर अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत, अथवा अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है ये हमें समझना है। आप पढ़ करके आए हो सर इस चीज को, 11th में भी पढ़ा है आपने, वेव मोशन में पढ़ा है, और ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण में पढ़ा है, तरंग गति में पढ़ा है। तो अध्यारोपण आप पढ़ करके आए, ठीक है। वही चीज है, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंग्लिश में बात करें तो बच्चों क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं बहुल आवेशों के बल की, ठीक है। क्या है बहुल आवेशों का बल, देखें। मान लो बच्चों मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है
इस सिस्टम में बहुत सारे आवेश हैं। मान लो ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कोई दो आवेश नहीं है, दो होते तो मैं डायरेक्ट कूलॉम का नियम लगा देता। यहाँ पर बहुत सारे आवेश हैं। मान लो कि ये Q1 है, मान लो ये Q2 है, मान लो ये Q3 है, मान लो ये Q4 है और मान लो ये कि Q, ठीक है, मान लो इसको मान लो Q5, ठीक है। ऐसे इतने सारे चार्जेस हैं, मुझे नेट फोर्स निकालना है Q5 पर, है ना। मुझे जो फाइंड आउट करना है वो क्या है सर, परिणामी बल। मुझे फाइंड आउट करना है सर Q5 पर परिणामी बल क्या, Q5 पर नेट बल जो लग रहा है इन सब की वजह से। सर बल तो सबकी वजह से लगेगा, Q1 Q2 Q3 Q4 चारों मिलकर के फोर्स लगाएंगे। बात समझ में आ रही। मान लो इसमें ऐसे ही और भी सारी गिनतियां हो रही हैं और डॉट 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 डॉट, कोई एक आवेश लास्ट कितने आवेश है इसमें Qn है, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली रखे हुए कहीं पर भी और टोटल कितने हैं इसमें n आवेश है Qn। क्लियर सर, है ना बच्चों। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इंग्लिश वर्ड पे ध्यान देना, सुपरपोजिशन, इंग्लिश वर्ड पे ध्यान देना, सुपरपोजिशन। ये दो वर्ड से मिलकर के बना है सर, एक तो है सुपर और एक है पोजीशन, है ना। मतलब आपको क्या करना है सर, ध्यान दें, यहीं से समझ में आएगी सारी चीजें। सुपर पोजीशन क्या है यार, कुछ मत करो आप। मान लो Q5 की बात कर रहे हो, Q5 पर नेट फोर्स निकाल रहे हो, है ना, जिसकी वजह से निकाल रहे हो ना। जैसे मान लो Q1 की वजह से निकाल रहे हो तो उसकी पोजीशन को सुपर मान लो बाकी सबसे। Q1 की वजह से मैं Q5 पर बल निकाल रहा हूं, Q1 की वजह से मैं Q5 पर बल निकाल रहा हूं, ठीक है। अब Q1 की वजह से निकाल रहा हूं ना, तो Q1 की पोजीशन को बाकी सब की तुलना में सुपर मान लो। यार Q1 यहां पर है, बाकी सब यहां है ना। तो Q1 की पोजीशन, Q1 की वैल्यू इन सब की तुलना में बहुत ज्यादा है, या फिर ऐसे बोल दो क्या, बाकी सब की वैल्यू Q1 की तुलना में नगण्य हो गई, खत्म हो गई, है ना। वे क्यों हो गई बच्चों, क्योंकि मैंने Q1 को सुपर मान लिया, सुपीरियर मान लिया, सबसे बड़ा मान लिया, ठीक है। और बच्चों जब Q1 की वैल्यू सुपीरियर मानी तो Q2 Q3 Q4 ये जो बाकी के थे ये सब नेग्लेक्ट हो गए। तो अब क्या दिक्कत है यार, ये सब है ही नहीं ना। क्यों सर, सबसे बड़ा तो ये है, कितना बड़ा और बहुत, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस है कि इनको तो आप कैलकुलेट ही मत करो, इनको तो आप कंसीडर ही मत करो भाई। Q1 की पोजीशन मैंने इतनी हाई मान ली कि अब मैं Q1 के अलावा जितने भी चार्जेस हैं उन सबको नेग्लेक्ट मान के चल सकता हूं। और मान लो अब सिस्टम में ये सब है ही नहीं, कौन कौन है, Q1 और Q5। तो सर अब तो मैं कूलाम का नियम लगा सकता हूं। अब तो दो ही आवेश बचे हैं, Q1 और Q5। कूलाम का नियम लगाऊंगा तो बल आ जाएगा मुझे 5 पर। मान लो क्या आता है सर, मान लेता हूं ये सारे के सारे एक ही जैसे हैं, सिमिलर नेचर के हैं, तो प्रतिकर्षण होगा। तो सर Q1 Q5 को दूर भगाएगा। मान लो ये फोर्स आ गया सर, इस फोर्स को मैं लिख रहा हूं F51, F51। देखना ध्यान से, Fxy लिखने का मतलब क्या है, x पर y की वजह से, x पर y की वजह से बल। बात समझे, x पर जो पहले लिखा है उस पर, जो बाद में लिखा है उसकी वजह से बल, ठीक है। तो ये F51 है, F51 है। बात समझ में आ गई ना। तो 5 पर 1 की वजह से बल आ गया, ये वाली डायरेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे हम, क्या क्लियर है क्या बच्चों। अब क्या करो, अब यार बाकी के तो बुरा मान गए, Q2 Q3 Q4 क्या बोल रहे हैं यार, हम नहीं खेल रहे, Q1 को आपने सुपर क्यों मान लिया, है ना। तो हमने बोला भाई रुक जाओ, हमने बोला रुक जाओ। क्यों सर, इस बार क्या किया हमने भाई, Q1 को बोला अच्छा तेरा काम हो गया ना, ठीक, नीचे आ गया, Q1 को नीचे बुला लिया। अब Q2 को बोला भाई चल ठीक है तेरी बारी, तू ऊपर आ। बात समझ में आ रही है ना। तो Q1 को नीचे बुला लिया, अब Q2 की पोजीशन को सुपर मान लिया। अब Q2 जब सुपर है तो Q2 की तुलना में बाकी सब नेग्लेक्ट हो गए, तो अब वो सिस्टम में है ही नहीं, उनको कंसीडर ही नहीं करना। अब किसको कंसीडर करना है, Q2 को कंसीडर करना है, किसको, Q2 को। बात समझ में आ रही है। और सर जब Q2 को कंसीडर करूंगा, देखो Q2 को कंसीडर करूंगा तो Q2 को कंसीडर किया तो सर फोर्स आ गया ये कौन सा, F52 वेक्टर, है ना। 5 पर 2 की वजह से बल। बात समझ में आई, 5 पर 2 की वजह से बल आ गया ये, ठीक है ना। ऐसे ही बच्चों मैंने अब Q2 को बोला कि हाँ भाई आपका काम हो गया, नीचे आ जाओ। अब Q3 को बोला कि चलो सर आप ऊपर जाओ,
और जब Q3 को सुपर बनाएंगे तो बाकी सब नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो Q3 की वजह से बल निकालो। अब सिस्टम में केवल कौन है? Q3 है, Q3 है तो सर Q3 की वजह से बल, ये आ गया F5 वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे ही ऐसे कर करके मैंने बच्चों सबकी वजह से अलग अलग बल निकाल लिए, सबकी वजह से अलग अलग बल निकाल लिए। Q4 की वजह से निकालूंगा सर तो Q4 की वजह से बल आ गया F5 वेक्टर। बात समझ में आ रही है? ऐसे बच्चों सबकी वजह से निकालो, लास्ट में Qn की वजह से भी निकाल लिया, Qn की वजह से भी बल निकाल लिया सर F5 बात समझ में आ रही है? अब सबकी वजह से बल निकाल चुका हूं मैं, है ना बच्चों। 5 पर कौन कौन बल लगा रहा है? सर Q1 लगा रहा है, Q2 लगा रहा है, Q3 लगा रहा है, Q4 लगा रहा है, Q6 लगाएगा, ऐसे कहां तक? Qn तक। बात समझ में आई? तो सारे मिलकर के किस पर बल लगा रहे हैं? 5 पर, Q5 पर। बात क्लियर हो गई? अब बच्चों जब ये Q5 पर बल लगा रहे हैं, Q5 पर बल लगा रहे हैं, तो ये जितने भी बल लग रहे हैं अलग अलग है ना, इन सभी बलों को जोड़ दो तो टोटल बल मिल जाएगा, टोटल बल मिल जाएगा। लेकिन यार टोटल बल मिलेगा कैसे? जब बलों को जोड़ते कैसे? सर बल तो एक सदिश राशि है, और सदिश राशि है तो बल जुड़ेगा कैसे? सदिशीय रूप से ही जुड़ेगा, सदिश योग ही करना पड़ेगा, है ना। तो सर मैं ये लिख सकता हूं क्या? सर मैं ये लिख सकता हूं क्या कि F नेट जो 5 होगा, F नेट ऑन 5 वेक्टर, इन सब को जोड़ दो बाकी सब को। सर क्या क्या है? 5 पर 1 की वजह से बल, प्लस 5 पर 2 की वजह से बल, प्लस 5 पर 3 की वजह से बल, ऐसे ही सर सबकी वजह से जोड़ दो, लास्ट में 5 पर n की वजह से। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई क्या? 5 पर नेट पर निकालने के लिए मैंने क्या किया सर? हर एक आवेश की वजह से अलग अलग बल कैलकुलेट किया और लास्ट में सभी बलों का सदिश योग कर दिया, सदिश रूप से जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिल गया सर? 5 पर नेट बल मिल गया, 5 पर नेट बल मिल गया। ये जो बल मिला ना सर, ये जो बल मिला, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। बात समझ में आई क्या? है ना। अब इसकी डेफिनेशन लिखें, अध्यारोपण का सिद्धांत है क्या? लिखें क्या? देखें, इस सिद्धांत के अनुसार बहुल आवेशों के कारण किसी एकल आवेश पर परिणामी बल एकल आवेश पर परिणामी बल पृथक आवेश के कारण पृथक आवेश के कारण आरोपित पृथक बलों के सदिश योग के बराबर होता है, के सदिश योग के बराबर होता है। क्या वो सर डेफिनेशन थोड़ी अटपटी सी लगी है क्या? नहीं, देखें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है सर किसी एकल आवेश पर अगर बहुत आवेशों की वजह से बल निकालना है तो सभी आवेशों के पृथक आवेशों के कारण उस पर जो पृथक बल लग रहे हैं, सर हर एक आवेश के कारण जो उस पर अलग अलग बल लग रहे हैं, उन सभी बलों का सदिश योग कर दो तो वो परिणामी बल बताएगा। बात समझ में आई क्या? बोलो, बात समझ में आई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझ में आया क्या? अध्यारोपण का सिद्धांत क्लियर? पक्की बात है? चलिए सर जल्दी से उन पर जो भी चीजें जिस भी तरीके से जिस भी कलर में लिखी हुई हैं उनको अपने तरीके से मस्त और सुंदर राइटिंग में नोट करें सर जल्दी से। पॉज द वीडियो, नोट करते हैं, स्विच ऑन बोर्ड।
चलिए सर नहीं मिटा है, चलो आप कह रहे हो तो नहीं मिटाते, नहीं मिटा रहे, यही लिखा रहने देंगे, टेंशन मत लो, पर वीडियो एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सर आज की वीडियो इसी टॉपिक के साथ यहीं पे खत्म करते हैं। ये टॉपिक इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जरूरी नहीं है कि हर बार मुझे 2 ही चार्जेस की बात करेगा, 2 से ज्यादा चार्जेस भी सिस्टम में हो सकते हैं, और जब 2 से ज्यादा चार्जेस सिस्टम में होंगे तो मुझे नेट फोर्स निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में जाना पड़ेगा। क्लियर हो गई सर बात? चलिए सर आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और वीडियो भी यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कि कूलम्ब्स लॉ और जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, स्थिर वैद्युत बल है, इससे संबंधित प्रश्न कैसे हो सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व करें। क्लियर? तो आपको एक छोटा सा होमवर्क मैंने दिया था, नहीं दिया तो आज फिर से बता रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप सदिश और सदिश योग के नियम और सदिश व्यवकलन का नियम ये सारी चीजें पढ़ लें। सदिश योग के केस, सदिश योग क्या है, सदिश व्यवकलन क्या है, ये सारी चीजें आप अच्छे से पढ़ लें। क्लियर? ये आपको काम आएगा सर इस टॉपिक में। क्लियर हो गई क्या सर बात? पक्की बात है 100%। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी और नए कॉन्फिडेंस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।